नज़र में आपको बजट भी रखना है, क्योंकि बजट से हम ज़्यादा दिन दूर नहीं हैं। 1 फरवरी को बजट आना है, तो बजट की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर किस तरह का रुझान बन रहा है, उस पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस बजट में इस बार क्या हो सकता है या फिर बाजार क्या उम्मीद करके चल रहा है। इस पर हम कई सारे एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं ग्लोब कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च गौरव शर्मा जी। गौरव सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार संदीप जी, गुड मॉर्निंग। एंड आपको और सभी व्यूअर्स को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर ढेरों शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया आपका। सर, इस बार बजट को लेकर पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है, क्या एक्सपेक्ट करके चले। क्या इस बार एक बम्पर बजट होने वाला है, बहुत कुछ ताबड़तोड़ होने वाला है, आपकी क्या उम्मीदें हैं? संदीप जी, मिक्स उम्मीदें हैं। आई डोंट थिंक कि यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें एक वो मिलेगा। बट फिर भी सर्टेन पैक्स मुझे लगता है जिनके अंदर एक अच्छी उम्मीद है। हमने कुछ अपने रिसर्च टीम ने हमारे चुने हैं हम्म और वही मैं आज आपके व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो किन किन सेक्टर्स पर सर आप बातचीत करने वाले हैं, यानी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर आपको लगता है कि जो मिली जुली उम्मीदें हैं उसके बीच में भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे सरकार का फोकस काफ़ी ज़्यादा होगा? टू नेम अ फ्यू। आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जिसे हम कैपिटल गुड्स कह सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये कुछ स्पेस सेक्टर्स हम समझते हैं जिसके अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर खासा ध्यान देंगी और फर्दर इंक्रीज इन एलोकेशन होगा। बिकॉज ये इंडिया ग्रोथ स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लस जो करंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पास्ट में रहा है और जो आने वाला फ्यूचर यहाँ से समझ में आ रहा है जिस तरीके से, तो ये सभी सेक्टर्स के लिए फ्रॉम एन इंटरनल फ्रंट और फ्रॉम एन एक्सटर्नल फ्रंट एज वेल ये बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, तो फिर आपने सर पहला नाम जो लिया है वो है हाउसिंग सेक्टर का। कोई रीज़न होगा जिस वजह से आपने सबसे पहले इसका नाम लिया है? तो पहले हाउसिंग से ही शुरुआत कर लेते हैं सर। क्या उम्मीदें हैं और किन किन स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए फिर इससे जोड़ते हुए? बिल्कुल। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस दो चीज़ों का मिला जुला वो है। दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग प्लस होम लोन्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये तीन एरियाज इसके अंदर पार्लेंस में आएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि पी में अर्बन प्लस पी में 2.0, इसमें जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 23,294 करोड़ का एलोकेशन किया गया था। हम्म मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग फाइनेंस एंड अर्बन अफेयर्स का टोटल एलोकेशन जो रहा है वो 96,777 करोड़ के करीब रहा है। इस बार हम एक और चीज भी है, पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 4% का इंटरेस्ट रेट का सब्सिडी भी मिलता है हाउसिंग लोन पे, जो कि हम्म 25 लाख से कम के सेगमेंट में एलिजिबल होते हैं। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को प्रोत्साहित करता है, जो कि ये योजना इस तरीके से है कि सभी भारतीयों के पास अपना घर हो, छत हो। फॉर द अपकमिंग बजट 26-27 हमारा उम्मीद है कि सरकार इस पे खासा ध्यान देगी। हायर एलोकेशंस, फास्टर एग्जीक्यूशन एंड टैक्स इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स की तरफ इस चीज पे ध्यान रहेगा। वी एक्सपेक्ट कि 26,800 से 29,100 करोड़ के तरफ का एलोकेशन होगा। दैट इज इंक्रीज ऑफ 15 to 20% फॉर दिस सेगमेंट। इससे फर्स्ट टाइम बोरोअर्स को एक फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लेकर आएंगे जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल रहेगा हम्म और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी इससे खासा बेनिफिट होगा। देयरफॉर वी फर्मली बिलीव कंपनीज लाइक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, एप्टस वैल्यू फाइनेंस एंड आवास फाइनेंसर्स, हम्म इस स्पेस में यहाँ एक खासा रुझान बनेगा और एक डायरेक्ट बेनिफिशियरीज बनेंगे। साथ ही साथ में कंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक एनएलसी इंडस्ट्रीज, सीमेंट कंपनीज लाइक दालमिया भारत को भी फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनका भी बेनिफिट है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस समय काफी अट्रैक्टिव रेट पे अवेलेबल है। हम्म 520-21 का रेट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ बियॉन्ड 660। साथ ही साथ में सीमेंट स्पेस के अंदर दालमिया भारत का, जैसे मैंने अभी बात किया, एक अच्छे करेक्शन के बाद फेयर वैल्यू बहुत ही अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, करंटली 2100 पे अवेलेबल है। इसको भी व्यूअर्स इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए कंसिडर कर सकते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें साल भर के अंदर 2500 से 2600 का भाव मिलना चाहिए स्टॉक के अंदर।
ओके, तो LIC हाउसिंग एक स्टॉक है जहाँ पे आप 660 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और दालमिया भारत में 2500 से 2600 तक के लेवल्स की आप उम्मीद करके चलें। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक बड़ा इम्पेटस हो सकता है, सरकार इंसेंटिव्स का या फिर जो आवंटन है वो बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, तो उसका इम्पैक्ट ना केवल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर बल्कि जो घर बनाती हैं कंपनी, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां, सीमेंट वाली कंपनियां, इनके ऊपर देखने को मिल सकता है। तो आप जो हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उन पर नज़र रखिए और कंस्ट्रक्शन वाली या सीमेंट वाली कंपनियों पर, दालमिया भारत जैसी, इन पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। सर आई थिंक डिफेंस हमने पिछले साल भी डिस्कस किया था, डिफेंस पर तो आपकी पैनी नज़र रहती है। इस बार क्या होगा सर, स्पेशली गिवन द जियोपॉलिटिकल टेंशन, और हम जिस तरह से सर चारों तरफ से तो नहीं, कम से कम 2-3 तरफ से तो घिरे ही हुए हैं, जिस तरह के पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है हमारे पड़ोसी देशों में, तो उस हिसाब से डिफेंस पे तो फोकस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है इस बार भी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार का पिछले कई सालों से फ़ोकस रहा है और अब और ज़्यादा फ़ोकस और उसकी आवश्यकता बढ़ गई है, साइटिंग ऑपरेशन सिंदूर एंड अनरेस्ट डेवलपिंग फ्रॉम आवर ईस्टर्न फ्रंट एज़ वेल, बांग्लादेश की तरफ से। देयरफॉर भारत सरकार इस चीज़ पे ध्यान देगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि और फर्दर एलोकेशन किया जाएगा। पिछले साल की अगर हम बात करें तो फॉर 25-26 6.81 लाख करोड़ का हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, एम्फसाइजिंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसके अंदर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड शामिल हैं। बजट फॉर 26-27 यानी कि अब जो पेश किया जाएगा उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% के करीब की हायर एलोकेशन होगी टू मीट द करंट एंड द इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स। प्रोजेक्टेड आउटले जो हम मान के चल रहे हैं दैट इज समवेयर क्लोज टू 7.49 यानी 7.5 लाख से 8.25 लाख करोड़ के बीच का 10 से 20% की ग्रोथ टुवर्ड्स द एलोकेटेड अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। एनहांस स्पेंडिंग जो चीज़ें बनाएगी दैट इज ऑर्डर विजिबिलिटी, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की तरफ खासा ध्यान जाएगा एंड प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट मिलेगा, स्पेशली द इंडियन कंपनीज। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं खासकर जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल, भारत डायनामिक्स एंड मैज़गांव डॉक्स, ये हमारे टॉप 4 प्रेफर्ड स्टॉक हैं विद इन दिस स्पेस। डिफेंस को मैं हमेशा से ही एक लॉन्ग टर्म प्ले की तरह देखा है। अभी भी मैं इसे यही सजेस्ट करूंगा कि 1 साल नहीं, 2 से 3 साल का व्यू पॉइंट लेकर डिफेंस के अंदर निवेश करना चाहिए। इवन प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को भी इस चीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट है और अच्छे खासे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। बट अभी के लिए हमने लार्जली फोकस गवर्नमेंट सेगमेंट पे किया है, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं डिफेंस के अंदर, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं डिफेंस स्पेस के अंदर, तो जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो एक खासा उसमें फ्रंट लाइन में रहेंगी। एचएएल का शेयर एक अच्छे खासे एक करेक्टिव वेव में ही चल रहा है। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इसको यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है, लगभग 4,450 का भाव है। 2 से 3 साल का व्यू रखें, आई थिंक एक अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक निकालने की पूरी उम्मीद करता है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं 6,6,500 का भाव हमें मिल जाना चाहिए। दूसरा शेयर है दैट इज हमारे प्रेफर्ड, उसके अंदर है दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो अपने टॉप के आसपास चल रहा है। रेडार सिस्टम, चाहे वो नेवल बेसिस का लिए हो या एयरफोर्स का हो, इसके अंदर एक खासा इम्पैक्ट है और आगे आने वाले समय में भी जिस प्रकार से इस स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है, हम उम्मीद करते हैं वो आगे चलते हुए भी कंटिन्यू रहेगा। एट द करंट प्राइस ऑफ स्लाइटली अबव 400, दिस इज एक्चुअली अ गुड बाय। 2 से 3 साल का व्यू रखें तो आई थिंक 30 से 40% का रिटर्न यहाँ से आराम से निकलना चाहिए। 550 550 की रेंज में समवेयर ये स्टॉक हमें मिलना चाहिए उस दौर में। तीसरा शेयर जो है दैट इज मैज़गांव डॉक। इंडियन नेवी की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थी और उसे गवर्नमेंट ने फुलफिल भी किया है। पीछे भी 91,000 करोड़ का डिफेंस बजट के अंदर एलोकेशन किया गया था। आने वाले समय में भी इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन में कई सारे फ्रिगेट्स और सबमरीन्स ऐड अप होंगे। देयरफॉर वी फर्मली बिलीव ये एक गुड बाय है करंट लेवल पे। हमने एक रिपोर्ट भी रिलीज की थी विद अ बाय रेटिंग ऑफ मैज़गांव डॉक, और जो हम प्राइस टारगेट हमने सजेस्ट किया है दैट इज 3920 फॉर दिस स्टॉक, 1 साल के ऊपर के इन्वेस्टमेंट होराइजन पे।
ठीक है, परफेक्ट है। तो HAL, BEL और मझगांव डॉक तीन स्टॉक्स हैं जहां पर आप नज़र रख के चलिए। HAL में 6000 से 6250, 550 से 550 के टारगेट BEL में, और मझगांव डॉक में 3920 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो अभी फिलहाल 2475 के आसपास है। सर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या उम्मीदें हैं इस बार? अच्छी उम्मीदें हैं। अगेन आत्मनिर्भर भारत के अंदर और सेल्फ रिलायंस की जब भी बातचीत होती है तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट का हमेशा ही बहुत ही क्लोज फोकस रहा है। ठीक लगभग है। 23,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज कैपिटल गुड सेक्टर के लिए था, जिसके अंदर 14 से 16,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की तरफ थे और लगभग 7,000 करोड़ ऑटोमेटिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स की तरफ थे। तो इनका मिलजुल के एक प्रोपोजिशन बना था। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट डायरेक्ट काम करता है। अब एक्सपेक्टेड आउटलुक की बात करें तो लगभग हम उम्मीद करें 23,000 करोड़ का एक मोटा मोटा आवंटन किया जाना चाहिए अक्रॉस ईयर्स, जिससे हमारे OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो स्पेयर पार्ट्स को जो करते हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जो टेस्टिंग एंड टूल्स अक्रॉस द वैल्यू चेन्स होती हैं वो बेनिफिशियल रहेंगे इसके अंदर। मेन रीजन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में GDP के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो एक शेयर है वो निरंतर इंक्रीज करने की तरफ भारत सरकार का फोकस है। इंडिजिनाइजेशन और ऑफ कैपिटल गुड्स पे क्लियर फोकस है। देयरफॉर हम क्लियर व्यू पॉइंट पे हैं कि ये सेगमेंट को एक डायरेक्ट बेनिफिट रहेगा। कंपनीज लाइक भारत फोर्ज, BEML, CG पावर, लार्सन एंड टूब्रो आर अमंग आर हॉट फेवरेट्स। हमने एक बाय रिपोर्ट ऑन लार्सन एंड टूब्रो निकाली भी हुई है, जो हमने क्लाइंट्स को सजेस्ट किए। तो हियर इज अ डिस्क्लेमर एज वेल कि उनका पोजीशन हो सकता है। हम आने वाले समय में भी भारत LNT के ऊपर काफी पॉजिटिव हैं। प्राइस टारगेट हम देख रहे हैं लगभग क्लोज टू 4350 के करीब का। उसके अलावा जैसे हमने बात किया कैप गुड सेगमेंट में BEL करेक्टिव वेव के बाद ये स्टॉक भी अवेलेबल है एट अ लोअर रेट ऑफ अराउंड 1766 के आसपास। इसको भी कंसिडर किया जा सकता है 25-2600 के टारगेट्स के लिए। तो इस तरीके से हम अपना टारगेट बेस बना के फोकस कर सकते हैं इस सेगमेंट पे। चलिए, ठीक है सर। इसके अलावा कुछ एक सेक्टर्स आपने और भी बोले थे, 5-6 सेक्टर्स की आपने बात की थी। आई थिंक फार्मा या फिर MSME को अगर आप टच करना चाहें, वहाँ पे क्या उम्मीदें हैं? फार्मास्यूटिकल के बारे में चर्चा करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लगभग 5,259 करोड़ का करीब का आवंटन था फॉर FY 25-26, जिसके अंदर 1,460 करोड़ बल्क ड्रग पार्क्स के लिए था और 2,445 करोड़ फॉर प्रोडक्शन PLI स्कीम्स की तरफ था। आने वाले आगामी बजट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस चीज में बढ़ावा मिलेगा और PLI एक्सपेंशन टू द API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसके अंदर भारत एक क्लियरली एक्सपोर्टर है टू द वेस्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी रैशनलाइजेशन की तरफ भी ध्यान रहेगा सरकार का। एक्सपेक्टेड आउटले जो हम उम्मीद कर रहे हैं 5,800 से 6,060 करोड़ की तरफ है। दैट इज अ इंक्रीज ऑफ 10 to 15% फॉर दिस सेगमेंट। इससे API में एक खासा बेनिफिट मिलेगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड सस्टेन्ड अर्निंग्स की तरफ भारत सरकार का जरूर ध्यान रहेगा। साथ ही साथ में जिस प्रकार से अभी ग्लोबल सिनेरियोस चल रहे हैं, फार्मा सेगमेंट विल होल्ड ए कंफर्टेबल स्लॉट, बिकॉज ये एक कहीं ना कहीं एक नेसेसिटी इमरजेंसी से रिलेटेड बन जाती है। तो जो इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ावा दिया जा रहा है उसमें भी कंसेशन, दूसरे देशों से जो ट्रेड एग्रीमेंट्स बन रहे हैं उसके अंदर भी बेनिफिट रहेगा। कुछ दिग्गज भारतीय कंपनी है जैसे कि सन फार्मा, डीविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, ये हमारे फोकस में रखी जा सकती हैं। API में वैसे भी भारत का काफी अच्छा नाम है और ये कंपनीज ऑलरेडी काफी अच्छा कर भी रही हैं। जब इन्हें गवर्नमेंट बेनिफिट और इंक्रीज तरीके से मिलेगा तो आई थिंक फर्दर चल के इनके लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट भी रहेगा। डिविस लैब हमारा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है एक लंबे समय से। हम अभी भी उस चीज के अंदर अपना फोकस रखते हैं एट ए प्राइस पॉइंट ऑफ अराउंड 6,400। ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत ज्यादा कोई गिरावट हुई नहीं है और हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है 7,500 से 8,000 के टारगेट्स के लिए। ओके। और उसके MSME को आगे लेकर सर चलते कुछ? हुए जो हाँ, प्लीज़। यस, MSME को अभी हम स्किप भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। ओके। रिन्यूएबल एनर्जी मेजर फोकस में है भारत सरकार के। ठीक है।
जिस तरीके से ऑफ लेट हमने डेवलपमेंट्स देखे हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, अब साथ ही में काफ़ी देशों में इंडियन कंपनीज सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है और अपने भी रिलायंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 31,739 करोड़ फॉर FY 25-26 का एलोकेशन था, जिसके अंदर लगभग 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना दैट इज मल्टी बिजली योजना की तरफ था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनिशिएटिव टुवर्ड्स रूफटॉप सोलर एक्सपेंशन एंड 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल टारगेट्स की तरफ सरकार अपना क्लियर वो रखेगी फॉर FY 26-27। वी एक्सपेक्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज और PLI स्कीम्स के थ्रू आउटले के अंदर लगभग 15 से 20% के इंक्रीज का हम एक एक्सपेक्टेशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बना के रखते हैं। रीजन बीइंग इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इकोनॉमी इज वाइटल। द फोकस टुवर्ड्स लो एमिशन एंड ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी इस समय ग्लोबल स्टेज पे ग्लोबल स्टैंड पॉइंट के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। एक्सक्यूज मी। Companies like Adani Green, Tata Power, Vari Energy, Borosil Renewables, इन कंपनीज को इसका खासा बेनिफिट रहेगा, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना फोकस रख सकते हैं। वारी एनर्जी के शेयर इसके अंदर काफ़ी अच्छे ऑफ लेट परफॉर्मेंस भी किया है और अभी एक करेक्टिव वेव के चलते भी इस शेयर के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव 2600 के भाव पे इसे कंसिडर कर सकते हैं 37-3800 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। अदर देन दैट अदानी ग्रीन अगेन एक अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर भी एक करेक्टिव वेव चल रही है, अभी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई है। आने वाले 3 से 4 साल का व्यू रखें तो 937 के भाव पे काफ़ी अच्छे लेवल पे ये स्टॉक अवेलेबल है अच्छी गिरावट के बाद। आई थिंक 1800 से 2000 तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आने चाहिए। ये ओके, कुछ 1800 सेक्टर्स थे जो हमने स्पेस था जो हमने चुना था और बजट की हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। परफेक्ट सर। तो 5-6 सेक्टर्स हैं, ब्रॉडली आपने पूरे बजट की एक्सपेक्टेशन साथ सामने रख दी है सर। लंबा डिस्कशन हो गया ये, आपने कई सारे सेक्टर्स बता दिए जिनका बड़ा इस बार बजट पे ऐलान देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सर। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स को लेकर आपने बातचीत की है? बिल्कुल, इनमें से कई स्टॉक्स इन पे हमने डिस्कस की है, वो हमारे बाइंग रेडार पे रहेंगे। हमारे रिसर्च टीम ने ऑफ लेट उनको अपने क्लाइंट पे सजेस्ट की है। वी हैव अ बाय रेटिंग ऑन सम ऑफ देम, देयरफॉर हमारे क्लाइंट्स की उनमें पोजीशन हो सकती है। मेरी उनके अंदर कोई पर्सनल इंटरेस्ट या पोजीशन नहीं है।